हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड जो आपके एमसीक्यूज हैं प्रीवियस, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ बात हो रही है एपेक के बारे में, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है जी। तो रिसेंटली आपने न्यूज में जरूर सुना होगा और आपको बतानी है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इससे रिलेटेड करेक्ट हैं। तो पहली स्टेटमेंट बात कर रहे हैं कि ये एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है जो कि एस्टैब्लिश किया गया था 1989 में, ताकि जो एशिया पैसिफिक जो रीजन है उसकी इंटरडिपेंडेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। ठीक है जी। सेकंड में कह रहे हैं कि ये इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है एपेक का। तो यहाँ दो स्टेटमेंट्स हैं, तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली इसमें आपकी स्टेटमेंट वन ही सही है, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। इंडिया इसमें मेंबर नहीं है एपेक का। रिसेंटली ही एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का फोरम ऑनलाइन कंडक्ट किया गया था। ठीक है जी। तो 1989 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। तो बेसिक सा एम इसका यही था कि जो लोग हैं उस रीजन के, एशिया पैसिफिक रीजन के, वहाँ उनकी ग्रोथ हो, एक बैलेंस्ड, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इनोवेटिव ग्रोथ हो, जिसके चलते जो उस रीजन की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसे एक्सेलरेट किया जा सके। ठीक है जी। तो इसमें जितने भी एशिया पैसिफिक पार्टिसिपेंट्स हैं सब आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि एक दूसरे की इकोनॉमी ग्रो कर सकें। ठीक है जी। इसके साथ डिजिटल स्किल ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करती है एपेक रूरल कम्युनिटीज में, और उसके साथ जितना भी विमेन द्वारा इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उन्हें एक्सपोर्ट करने में भी ये हेल्प करता है। रही बात क्लाइमेट चेंज की, तो उसमें भी काफी जितने भी आपके एपेक मेंबर्स हैं वो इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट और मरीन रिसोर्सेज कर सकें। तो बेसिकली एपेक की आपकी 21 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है जी। तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं जितने भी आपके पैसिफिक ओशन के अलोंग लाई कर रहे हैं, जिनका बॉर्डर पैसिफिक ओशन को टच कर रहा है, वो ऑलमोस्ट सारे ही इसके मेंबर्स हैं। तो इंडिया ने रिक्वेस्ट रखी थी मेंबरशिप की एपेक में, जिसमें काफी यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया और papua न्यू गिनी द्वारा उन्हें सपोर्ट मिली थी। बट जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया को अलाउ नहीं कर सकते ज्वाइन करने के लिए बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो पैसिफिक ओशन को बॉर्डर नहीं करता, जो कि जितने भी अभी करंट मेंबर्स हैं वो सारे करते हैं। ठीक है जी। सो आपका बेसिक्स आइडिया था एपेक के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में आपकी बात हो रही है बॉर्न चैलेंज के बारे में और आपसे पूछ रहे हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। तो पहली स्टेटमेंट में बॉर्न चैलेंज के बारे में कह रहे हैं कि एक ग्लोबल गोल है जिसके चलते जो आपका 150 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप्स हैं उसको रिस्टोरेशन में लाना बाय 2030 एंड 350 मिलियन हेक्टेयर्स बाय 2050। ठीक है जी। सेकंड में कह रहे हैं कि इंडिया ने ज्वाइन किया है वॉलंटरी बॉर्न चैलेंज और प्लेज किया है कि वो रिस्टोर करेंगे 13 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड बाय द ईयर 2020 एंड एडिशनल 8 मिलियन हेक्टेयर्स बाय 2030। तो इसमें बॉर्न चैलेंज के डायरेक्टली ही टारगेट्स के बारे में आपको पूछ लिया है। तो आपको बताना है दोनों में से आपकी कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं, या आपकी पहली सही है, दूसरी सही है, दोनों ही सही है, एक भी सही नहीं है। ठीक है जी। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली इसमें आपकी सेकंड स्टेटमेंट ही बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने बॉर्न चैलेंज के टारगेट्स के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो आप इजीली यहाँ पकड़ सकते थे कि बेसिकली जो इसके टारगेट्स हैं वो 2020 और 2030 के लिए रखे गए हैं। ठीक है जी। तो यहीं पर आप टेक्निकल बेसिस पे ही इस स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर सकते थे। ठीक है जी। तो बेसिकली इंडिया ने एट यूएनएफसीसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 इन पेरिस, तब इन्होंने बॉर्न चैलेंज को वॉलंटरली ज्वाइन किया था, जिसके चलते इन्होंने अपने टारगेट्स प्लेज किए थे। ठीक है जी। और जो इंडिया ने टारगेट्स प्लेज किए हैं वो सबसे ज्यादा है एशिया में। तो जो आपका बॉर्न चैलेंज है, तो बेसिकली ये 2011 में लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी एंड आईयूसीएन। ठीक है जी। तो इन्होंने 2020 के लिए ही टारगेट रखे थे, पर बाद में ये टारगेट्स एक्सटेंड कर दिए गए थे टू 2030 बाय द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट ऑफ 2014 यूएन क्लाइमेट समिट। ठीक है जी। तो अभी तक 5 गवर्नमेंट्स, कुछ प्राइवेट एसोसिएशंस, कंपनीज, काफी लोगों ने इसमें इस चैलेंज में अपने टारगेट्स प्लेज किए हैं। ठीक है जी। सो आपका बेसिक्स आइडिया था ये बॉर्न चैलेंज से रिलेटेड। भाई थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है हरिकेन्स के बारे में और आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। ठीक है जी। तो पहली स्टेटमेंट में बात करें, जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो वार्म और मॉइस्ट एयर को यूज करते हैं एज अ फ्यूल, और हालांकि जो आपके हरिकेन्स हैं वो रिजल्ट होते हैं ऑफ कोल्ड करंट्स, कि मतलब कोल्ड करंट्स की वजह से ही आपके हरिकेन्स होते हैं। ठीक है जी। दूसरे में कह रहे हैं कि जो हरिकेन्स हैं जो कि कैटेगरी 3 या 3 से ज्यादा अचीव कर लेते हैं उन्हें मेजर हरिकेन्स कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियल टू कॉज डेविस्टेटिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो
दो स्टेटमेंट्स हैं हरिकेन पे बेसिस, बिल्कुल स्टैटिक नेचर का क्वेश्चन है, सेटिंग है। आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को यहीं से ही सॉल्व कर सकते हैं। आपको थोड़ी बहुत भी डिटेल्स पता होंगी अगर आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और हरिकेन्स के बारे में। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट सेकंड ही सही है। अब स्टेटमेंट वन में क्या दिक्कत थी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और हरिकेन्स दोनों एक ही चीज होती हैं, जस्ट दैट कि किस एरिया रीजन में हो रही है, इसलिए इसका अलग अलग नॉमेनक्लेचर है। ठीक है जी। सो रिसेंटली ही जो आपका हरिकेन आयोटा है, दैट हैज मेड लैंडफॉल इन निकारागुआ इन सेंट्रल अमेरिका एंड हैज डेवलप्ड इनटू अ कैटेगरी 5 स्टॉर्म। ठीक है जी। तो बेसिकली आपका एटलांटिक हरिकेन स्टॉर्म होता है, वो बेसिकली आपका जून से नवंबर तक होता है और वो एटलांटिक ओशन, कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये सारा एरिया कवर करता है। हालांकि जो आपका ईस्टर्न पैसिफिक हरिकेन सीजन होता है वो आपका मई 15 टू नवंबर 30 होता है। ठीक है जी। सो बेसिक्स आइडिया आपका डेट के बारे में। सो जो हरिकेन्स होते हैं उन्हें कैटेगराइज किया जाता है ऑन साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल। ठीक है जी। तो 5 कैटेगरीज में इसके डिवाइड किया गया है और ये आपका विंड स्पीड के हिसाब से ही डिवाइड किया गया है। तो हमारे प्री क्योर में ये लास्ट वीक के पूरा डिटेल में ये अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, किस तरीके से क्या क्या विंड स्पीड्स अलग तरीके से है। ठीक है जी। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही थी मेजर हरिकेन्स के बारे में। सो दोनों ही आपके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और हरिकेन्स हैं वो दोनों ही वार्म मॉइस्ट एयर को यूज करते हैं एज अ फ्यूल। ये आपके इक्वेटर के आसपास ही जनरेट होते हैं। ठीक है जी। जो इक्वेटर के आसपास जो वार्म ओशन वाटर्स हैं वहीं पर ये जनरेट होते हैं। आपको बताया कि कोई फर्क नहीं है हरिकेन और ट्रॉपिकल स्टॉर्म के बीच में, दोनों सेम ही है। जस्ट दैट कौन से रीजन में ये जनरेट कर रहे हैं उसी के हिसाब से इसका नॉमेनक्लेचर अलग है। बट नासा के अकॉर्डिंग साइंटिफिक नेम इन सभी तरीके के जितने भी स्टॉर्म्स हैं उसको वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही कहते हैं। तो जैसे आपका जो एटलांटिक या फिर ईस्टर्न पैसिफिक जो ओशियंस हैं, अगर वहां पर आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट होता है तो उसे हम हरिकेन कहते हैं। ठीक है जी। फिर आता है आपका वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक तो वहां पर इन सेम टाइप के जो स्टॉर्म्स हैं इन्हें हम टाइफून्स कहते हैं। फिर जो आपका साउथ पैसिफिक या फिर इंडियन ओशियंस हैं तो वहां पर इन स्टॉर्म्स को साइक्लोन्स कहा जाता है। ठीक है जी। सो बेसिक सा फंडा है इनका। बाकी की अगर आपको डिटेल्स पढ़नी है तो हमारे प्रीक्योर में भी कवर्ड है और जो हमारी लेक्चर सीरीज है उसमें भी ये डिटेल्ड में कवर्ड है, तो आप जरूर वहां जाके पढ़िए। फोर्थ क्वेश्चन में आपकी बात करते हैं हम 5 आईज के बारे में कि बेसिकली क्या चीज है। ठीक है जी। तो ये पूछ रहे हैं या फिर आपका ये यूएनसीएलएस का क्लासिफिकेशन है। यूएनसीएलएस आपका यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ सी। ठीक है जी। सेकंड में कह रहे हैं क्या ये सैटेलाइट मिशन है कोई नासा का। थर्ड में कह रहे हैं कि क्या कोई इंटेलिजेंस अलायंस है, या फिर डी ऑप्शन में पूछ रहे हैं नन ऑफ द अबव कि इन तीनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है जी। तो जरूर आपने न्यूज में सुना होगा, काफी पॉपुलर टर्म है 5 आईज। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली आपका ये इंटेलिजेंस अलायंस है ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है जी। तो रिसेंटली ही इंडिया 7th नेशन बना है जिन्होंने इस यूके के इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है। ठीक है जी। तो बेसिक सा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आजकल सोशल मीडिया मैसेजेस की जो इंक्रिप्शन चल रही है तो उसके अगेंस्ट ये एक यूके लेड कैंपेन है। ठीक है जी। सो अगर इसके ओरिजिन के बारे में बात करें 5 आईज अलायंस के, तो हम देख सकते हैं कि जो आपका एटलांटिक चार्टर था जो कि अगस्त 1941 को इशू किया गया था, तो वहां से हम इसके रूट्स ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी। जितनी भी ये कंट्रीज हैं ये पार्टीज हैं टू मल्टीलेटरल यूके यूएसए एग्रीमेंट, जो कि एक ट्रीटी है फॉर जॉइंट कोऑपरेशन इन सिग्नल्स इंटेलिजेंस। तो बेसिकली जो ये आपका 5 आईज है ये एक आपका सुप्रा नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट इज नॉट अकाउंटेबल टू द लॉज ऑफ इट्स ओन कंट्रीज, जो कि काफी खास बात है इसके बारे में नोट करने लायक। ठीक है जी। तो इंडिया ने भी अभी इसको सपोर्ट किया है, तो अब देखते हैं किस तरीके से आगे परफॉर्म करता है। आज के लास्ट क्वेश्चन में आपकी बात हो रही है यूएन पीस कीपिंग मिशन के बारे में और आपसे पूछ रहे हैं कौन कौन से स्टेटमेंट्स इससे रिलेटेड करेक्ट हैं। ठीक है जी। सो पहले में कह रहे हैं कि जितने भी पीस कीपिंग मिशन है वो सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा ही ऑथराइज किए जाते हैं। सेकंड में कह रहे हैं कि जितनी भी पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो कंट्रीब्यूट की जाती हैं मेंबर स्टेट्स द्वारा ऑन मैंडेटरी बेसिस की, मैंडेटरी है मेंबर स्टेट्स के लिए कंट्रीब्यूट करना पीस कीपिंग फोर्सेस में। ठीक है जी। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सेटिंग नेचर का क्वेश्चन है ये। तो बेसिकली इसमें आपकी पहली स्टेटमेंट ही सही है कि बिल्कुल सही है, सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा ही वो ऑथराइज किए जाते हैं, बट ये मैंडेटरी बेसिस पे नहीं, ये आपका वॉलंटरी बेसिस पे है। तो जो आपकी चाइना है
तो वो अपनी जो ट्रूप कंट्रीब्यूशन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस में तो वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा ही रहे हैं, ठीक है जी। तो उसी के चलते इंडिया और यूएस जितनी भी ट्रेनिंग है इससे रिलेटेड मिलिट्री की फॉर द मिशंस फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑन द लाइंस ऑफ ऑनगोइंग इनिशिएटिव ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, तो इन सब ट्रेनिंग्स को वो लोग देख रहे हैं। जो पीस कीपिंग फोर्सेस है यूनाइटेड नेशंस की, उसका बेसिक सा रोल यही है कि उन कंट्रीज की हेल्प की जा सके जो कि हम कह सकते हैं काफी जिन्हें नुकसान सहना पड़ा है बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, और वहां पर एक कंडीशन मेंटेन की जा सके जिसके चलते वहां पर पीस रहे, ठीक है जी। सो ये आपका जॉइंट एफर्ट है बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट। बिल्कुल सही कहा था पहले स्टेटमेंट ने कि आपकी सिक्योरिटी काउंसिल इसे ऑथराइज करता है। तो इसकी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के, वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे यूएन मेंबर स्टेट्स की, ठीक है जी। यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग जितने भी मेंबर स्टेट हैं वो लीगली ऑब्लिगेटेड हैं कि वो अपना रिस्पेक्टिव शेयर पे करें फॉर पीस कीपिंग, ठीक है जी। तो इसमें जो यूएन पीस कीपर्स होते हैं जिन्हें हम ब्लू बैरेट्स के नाम से भी कहते हैं या ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी रेफर किया जाता है, इसमें आपके सोल्जर्स, पुलिस या फिर सिविल ऑफिसर्स भी होते हैं, ठीक है जी। जैसे कि आपको बताया सेकंड स्टेटमेंट में कि आपकी मैंडेटरी नहीं है, ये आपका वॉलंटरी बेसिस पे है। सिविलियन स्टाफ है पीस ऑपरेशंस का, वो आपके इंटरनेशनल सिविल सर्विस सर्वेंट्स हैं जो कि रिक्रूट और डिप्लॉय किए जाते हैं यूएन सेक्रेटरीट द्वारा। तो जो यूएन पीस कीपिंग है बेसिकली इसके तीन प्रिंसिपल है। पहला तो क्या आपका कंसेंट ऑफ द पार्टीज, दूसरा क्या है इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, किसी के साथ भी पार्शियल बिहेवियर नहीं रखना है। थर्ड आपका है कि फोर्स का यूज नहीं करना है अनटिल या तो आप सेल्फ डिफेंस के लिए ना कर रहे हो या फिर जो मैंडेट है उसको डिफेंड करने के लिए ना कर रहे हो, ठीक है, तब आप फोर्स का यूज कर सकते हैं। तो आपका बेसिक्स आइडिया था ये यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस से रिलेटेड। तो आज के आपके 5 क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। आई होप आपने 5 में से 5 ही स्कोर किया हो, बट जो भी आपका स्कोर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। तो इसी तरीके से आप रेगुलरली डेली के 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका जरूर कुछ ना कुछ एक रिवीजन होता रहेगा। जितना ज्यादा आप चीजें पढ़ेंगे उतनी ज्यादा चीजें रिटेन करेंगी, ठीक है जी, उतने ही अच्छे आपके रिजल्ट्स आएंगे। सो आज के लिए इतना ही है। सो ऑल द वेरी बेस्ट।